नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम करने वाले हैं 8th चैप्टर को और ये जो चैप्टर है हमारा ये है मुगलों के समय का चैप्टर। और इसमें हमें मुगलों के काल में यानी कि 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान जो कृषक समाज था यानी जो किसान थे और गांव थे उनके बारे में पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि 16वीं 17वीं शताब्दी के दौरान कितने लोग किसान थे। तो उस समय भारत में लगभग 85% लोग किसान हुआ करते थे। हम आज भी देखते हैं कि भारत को गांवों का और किसानों का देश कहा जाता है। तो उस समय पर तो बिल्कुल किसान होंगे ही। तो उस समय के लगभग आप ये मान लो सारी जनसंख्या जो थी, लगभग सभी आदमी जो थे वो किसान ही हुआ करते थे। लगभग 85% लोग किसान थे। उस समय किसानों के कई नाम थे, जैसे कि किसान और कृषक नाम तो आपने सुना है। इसके अलावा आपको 3 नाम और याद करने हैं, वो है रैयत, मुजारियान और आसामी। क्या क्या है? रैयत, मुजारियान और आसामी। और इसके अलावा 2 किसान और कृषक। तो टोटल किसानों के 5 नाम हुए। क्या क्या? कृषक, किसान, मुजारियान, आसामी और रैयत। तो इस तरीके से किसान 5 नामों से जाने जाते थे। पूरे भारत में अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से किसानों को जाना जाता था। अब उसके बाद बात आती है कि किसानों के कितने प्रकार थे। तो किसान जो हैं उनके 2 प्रकार थे। पहला है खुद काश्त, दूसरा है पाही काश्त। खुद काश्त और पाही काश्त, अब इनके दोनों नामों को समझो आप। अगर आपने नाम को समझ लिया तो आप अपने आप इनका डिफरेंस कर पाओगे। खुद का मतलब क्या है? सेल्फ, अपने आप। तो खुद काश्त ऐसे किसान जो खुद की जमीन पर फसल उगाते थे वो क्या हुए? खुद काश्त। अब जो पाही काश्त है उसका मतलब है ऐसे किसान जो अपनी जमीन पर नहीं बल्कि दूसरों की जमीन पर अनाज उगाते थे। क्लियर? खुद काश्त ऐसे किसान जो अपने गांव में रहते थे, अपनी ही जमीन पर फसल उगाते थे, खुद काश्त। अब है पाही काश्त। पाही काश्त अपने गांव में नहीं रहते थे, अपने गांव से बाहर जाते थे, दूसरे गांवों में मजदूरी के रूप में वो खेती करते थे क्योंकि उनके पास खुद की जमीनें नहीं होती थी। तो 2 तरह के किसान हुए। एक तो वो जिनके पास खुद की जमीन है और अपनी ही जमीन पर वो खेती करते हैं, और दूसरे वो जिनकी खुद की जमीन नहीं है, वो दूसरों की जमीन पर जाकर खेती करते हैं। तो खुद काश्त और पाही काश्त। ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किसानों के 2 प्रकार कौन कौन से थे, तो आप उसमें बताओगे खुद काश्त और पाही काश्त। ये थे किसानों के 2 प्रकार। खुद काश्त वो किसान हैं जो अपनी जमीन पर रहकर, अपने गांव में रहकर खेती करते हैं, खुद की ही जमीन है उनकी और खुद की ही खेती है। पाही काश्त वे किसान हैं जो अपने गांव से बाहर दूसरे गांव में, दूसरों के खेतों में जाकर खेती करते हैं। तो 2 प्रकार हुए, खुद काश्त और पाही काश्त। अब बात करते हैं किसानों की सामाजिक स्थिति क्या थी, यानी समाज में किसानों का क्या लेवल था। मतलब वो अमीर थे, गरीब थे, मतलब क्या लेवल था उनका। तो बिल्कुल मुगल टाइम पे जो ये किसान थे, अमीर का तो कोई मतलब ही नहीं बनता क्योंकि सारी की सारी पावर राजा के पास होती थी और इन किसानों के पास तो सिर्फ पेट भरने लायक ही फसल बचती थी। तो ये बिल्कुल गरीब लोग हुआ करते थे। लगभग ये माना जाता है पूरे भारत में किसानों के पास 1 जोड़ी बैल और केवल 1-2 हल हुआ करते थे और थोड़ी बहुत उनके पास जमीन हुआ करती थी। इसके अलावा उनके पास कोई बड़ी संपत्ति, कोई कुछ नहीं हुआ करता था। तो किसान जो हैं वो गरीब हुआ करते थे। ये माना जाता है कि जो बंगाल है, बंगाल में लगभग 6 एकड़ जमीन वाला जो किसान है वो अमीर है। तो 6 एकड़ कुछ ज़्यादा जमीन नहीं होती। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो किसान हैं उनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी, वो गरीब ही हुआ करते थे। क्लियर यहाँ तक? किसानों के 2 प्रकार हैं, खुद काश्त और पाही काश्त। किसानों के पास 1 जोड़ी बैल और हल के अलावा और कुछ ज़्यादा नहीं होता था। अब हमारा अगला टॉपिक है कि जो ये किसान है ये सिंचाई किस तरीके से करते थे, यानी अपनी फसलों में पानी किस तरीके से देते थे। तो सिंचाई के लिए आज भी भारत मानसून पर निर्भर है। मानसून का मतलब है बारिश। तो बारिश पर आज भी निर्भर है। तो उस समय भी
पूरा का पूरी जो खेती है मुगलों के समय में वो बारिश पर ही निर्भर थी। तो सिंचाई में सबसे पहला और सबसे मेन चीज़ है वो है मानसून। अगर बारिश हुई तो खेतों में फसल होगी, अगर बारिश नहीं हुई तो फसल नहीं हो पाएगी। तो सबसे मेन है मानसून। मानसून के बिना खेती संभव नहीं थी। उसके अलावा कुछ छोटी छोटी जो नहरें हैं और नाले हैं उनके जरिए भी सिंचाई की जाती थी। अब एक और चीज़ है जिसके जरिए सिंचाई की जाती थी वो है रहट का प्रयोग। रहट क्या होता है? पहले के जो आदमी उन्होंने तो देखा होगा, गांव वगैरह में बहुत होता था रहट, पर आपको शायद ना पता हो तो साइड में जो फोटो है इसको आप देखें। इसमें क्या होता था, कुएं के अंदर से पानी निकाला जाता था बाल्टियों से, एक एक करके बाल्टी पानी निकालती रहती थी और वो पानी इकट्ठा हो के एक पतली सी मोरी के जरिए खेतों में जाता था। इसमें मेनली बैल लगे होते थे। बैल ऐसे चक्कर काटते थे पूरे कुएं का और वो जैसे चलते रहते थे उसके जैसे पट्टा घूमता था और जो बाल्टी है वो कुएं के अंदर जाती थी, उससे पानी फिर बाहर आता था। तो बैलों के चलने से कुएं के अंदर से पानी निकालने को हम रहट बोलते हैं। तो रहट का प्रयोग बहुत सारे गांवों में उस समय सिंचाई के लिए होता था। तो सबसे मेन तो दो चीज हैं, एक तो है मानसून, उसके अलावा है रहट का प्रयोग। उसके अलावा एक दो चीज और हैं जैसे कि नहर और नालों का प्रयोग। एक एग्जाम्पल हमें मिलता है शाहजहां के समय का। शाहजहां के समय में एक नहर बनवाई गई थी जिसका नाम था शाह नहर। ये एक बहुत ही बड़ी नहर थी जिसके जरिए खेतों में सिंचाई की जाती थी। क्लियर? सिंचाई के बारे में सारी चीजें, मानसून, रहट का प्रयोग, नहर और नालों का प्रयोग। और एग्जाम्पल किस नहर का दोगे आप? शाहजहां के समय में बनी हुई शाह नहर का। क्लियर यहां तक? तो सिंचाई हो गई, किसान हो गए। अब हमारा अगला टॉपिक आता है फसलों के बारे में कि फसल जो है वो कितने प्रकार की होती थी और कब कब उगाई जाती थी। हम कब की बात कर रहे हैं? 16वीं, 17वीं और कुछ 18वीं शताब्दी का हिस्सा, क्योंकि ये मुगलों का टाइम है और हमारा चैप्टर किस पर बेस्ड है? मुगलों पर बेस्ड है। तो मुगलों के समय में जो फसल थी वो मेनली 3 तरीके की थी। उसमें गेहूं, ज्वार और चावल, ये तीनों प्रमुख फसल हैं। और अब आप ये देखो, तीनों की तीनों फसल खाद्यान्न फसलें हैं, यानी इनका यूज खाने के लिए होता है। ज़्यादा बेचने के लिए इनका यूज कम होता था उस टाइम पे भी। तो हम यहाँ पे अभी तक कह सकते हैं कि मुगलों के समय में जो प्रमुख फसल थी ना वो खाद्यान्न फसल थी, यानी खाने पीने की फसल ज़्यादा थी। अब ये 16वीं 17वीं शताब्दी के दौरान एरिया देखते हैं अब कि किस किस एरिया में किस किस तरीके की फसल उगाई जाती थी। अब पूरे भारत में मुगलों का राज था। तो भारत की भौगोलिक स्थिति आपको पता है कि कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पर रेगिस्तान है, कहीं पर कम बारिश होती है, कहीं पर ज़्यादा बारिश होती है। तो उसी के हिसाब से फसलें भी अलग अलग तरीके की उगाई जाती थी। तो अब हमें जो अबुल फजल की बुक है आईने अकबरी, उससे कुछ एग्जाम्पल्स मिले हैं, वो आपको याद रखने हैं कि किस एरिया से कितनी फसल। 3 मुख्य राजधानियां थी मुगलों की, तो वहां से जो एग्जाम्पल है वो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला है आगरा के बारे में। आगरा में जो है 39 किस्म की यानी 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी। उसके बाद दिल्ली जो है, दिल्ली में 43 यानी कि 43 प्रकार की फसलें उगाई जाती थी। आगरा में 39 किस्म की फसल होती थी, दिल्ली में 43 किस्म की फसल होती थी। और अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में जो चावल है उसकी केवल 50 वैरायटी होती थी। जैसे कि हम आज देखते हैं कि बासमती चावल है, ये बासमती का टुकड़ा है, बहुत सारे नाम से चावल आते हैं। तो इस तरीके से बंगाल जो है वहां पर सिर्फ चावल की 50 किस्में उगाई जाती थी। और बंगाल जो हम आज देखते हैं इतना बड़ा नहीं था केवल, आज तो जो पश्चिम बंगाल है सिर्फ उसको बंगाल बोलते हैं हम, पर उस समय में पूरा बिहार वाला एरिया, पूरा यूपी तक ये बंगाल फैला हुआ था। तो बंगाल से लगभग 50 किस्म के चावल उगाए जाते थे। तो ये तीनों आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं कि जो आगरा है उससे 39 किस्म की फसलें, दिल्ली जो है उससे 43 किस्म की फसलें, और जो बंगाल है उससे केवल चावल की 50 किस्में उगाई जाती थी। तो फसलों के बारे में क्लियर हुआ। अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है आपका कि मुगल समय में जो फसलें उगाई जाती थी वो केवल गुजारे के लिए होती थी या गुजारे के अलावा भी वो फसलें थी, यानी कि व्यापार के लिए भी वो फसलें यूज होती थी या नहीं होती थी। तो अब तक तो हमने फसलें पढ़ी हैं, गेहूं और चावल वगैरह, ये मुख्यतः।
पर इन फसलों के अलावा कुछ और ऐसी फसलें भी हैं जो हमें ये बताती हैं कि अधिकतर खेती तो गुजारे के लिए होती थी, पर सिर्फ गुजारे के लिए नहीं होती थी, उसके अलावा भी बहुत सारी फसलें उगाई जाती थी। अब इसमें एग्जाम्पल जो आएंगे वो सबसे मेन है कपास और गन्ना। याद रखना है आपको ये सारी चीजें कि क्या क्या एग्जाम्पल है, आप साथ साथ नोट करते चले इनको। तो जो मेन फसल है जो कि सिर्फ गुजारे के लिए नहीं होती थी, उनमें है कपास और गन्ना। कपास जो है वो मध्य भारत में, जो महाराष्ट्र वाला एरिया है और पूरा दक्कन पठार जो है, यहाँ पर उगाया जाता था, और गन्ना जो है वो बंगाल की साइड उगाया जाता था। तो दो फसल तो हमें पता चल गई, कपास और गन्ना। अब ये दोनों खाद्यान्न फसलें तो है नहीं, इनका यूज किस लिए होता है? व्यापार के लिए होता है। गन्ने से चीनी बनती है और कपास से कपड़े बनते हैं। तो कपास और गन्ना जो हैं वो अलग फसलें हुई खाद्यान्न फसलों से। तो ये दोनों एग्जाम्पल याद रखोगे आप। उसके अलावा भी कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि तिलहन और दलहन। तिलहन का मतलब तिल नहीं है सिर्फ, तिलहन का मतलब होता है दाने वाली फसलें, जैसे कि सरसों भी एक तिलहन फसल है। तो तिलहन फसलें उगाई जाती थी। उसके अलावा दलहन फसलें उगाई जाती थी। दलहन का मतलब है चने वगैरह, दाल, ये सारी चीजें उसमें मिक्स हैं। तो तिलहन, दलहन, कपास और गन्ना जो है ये प्रमुख फसलें थी जो कि व्यापार के लिए यूज की जाती थी। इन फसलों के लिए जो अबुल फजल की बुक है आईने अकबरी, जिससे हमें इस सारी खेती के बारे में पता चल रहा है, एक वर्ड का यूज हुआ है, वो है जीन्स ए कामिल। क्या वर्ड है? जीन्स ए कामिल। जीन्स ए कामिल का मतलब होता है सर्वोत्तम फसलें, यानी बेस्ट क्वालिटी की फसलें जो थी। तो बेस्ट इन फसलों का जो यूज है वो व्यापार के लिए होता था। तो आपसे 2 नंबर में अगर पूछें कि जीन्स ए कामिल क्या है, तो आप बताओगे जीन्स ए कामिल सर्वोत्तम फसलें होती थी जिनका प्रयोग मुख्यतः व्यापार के लिए या वाणिज्य के लिए किया जाता था। कपास और गन्ना सबसे मुख्य जीन्स ए कामिल थी। उनके अलावा तिलहन, दलहन ये भी जीन्स ए कामिल में शामिल थी। क्लियर? जीन्स ए कामिल क्या है? बेस्ट क्वालिटी की फसलें हैं जिनका यूज वाणिज्य या व्यापार के लिए किया जाता था। क्लियर? जीन्स ए कामिल। अब हमने क्या क्या पढ़ा कि कपास, गन्ना, तिलहन, दलहन ये ऐसी फसलें हैं जो कि खाद्यान्न फसलों के अलावा उगाई जाती थी। अब इनके अलावा कुछ विदेशों से भी भारत में चीजें आ चुकी थी इस टाइम तक, तो उनके नाम भी हमें पता होने चाहिए। जैसे मक्का जो है, मक्का को अफ्रीका और स्पेन से भारत में लाया गया, तो मक्का हो गया एक तो अलग फसल। उसके अलावा आलू, काली मिर्च ये जो फसलें हैं ये भी बाहर से भारत में आई थी। उसके अलावा जो अनानास और पपीता जैसे फल हैं ये भी भारत के फल नहीं हैं, ये भी बाहर से इसी समय पर लाए गए थे। तो क्या क्या हुआ? अनानास, पपीता, मक्का, काली मिर्च, आलू ये सारी चीजें बाहर से आई, और ये भी हम जीन्स ए कामिल में शामिल कर सकते हैं क्योंकि ये खाद्यान्न फसलें जो हैं इनका जो है व्यापार के लिए यूज होता था। तो क्लियर सारी बातें। मक्का आई है स्पेन और अफ्रीका के रास्ते, और जो आलू, काली मिर्च और अनानास, पपीता हैं ये आए हैं नई दुनिया से। बुक में आपको वर्ड मिलेगा नई दुनिया। नई दुनिया लिखा हुआ है पर इसका मतलब आप अमेरिका वाली साइड मान सकते हैं, क्योंकि अमेरिका जो है उस टाइम पर लोगों के लिए नई दुनिया थी, नया नया खोजा गया टापू था वो, तो इसीलिए बुक्स में ये वर्ड लिखा गया है, तो आप इसको वो साइड मान सकते हैं। तो ये सारी चीजें नई दुनिया से लाई गई। क्लियर? तो ये थी हमारे फसलें और फसलों के प्रकार। तो अब तक हमने पढ़ा कि किसानों के 2 प्रकार थे, खुद काश्त और पाही काश्त। फसल जो है मौसम के हिसाब से, जगह के हिसाब से अलग अलग वैरायटी की उगाई जाती थी। उनमें मुख्यतः जीन्स ए कामिल नाम की फसलें भी थी। जीन्स ए कामिल में दलहन, तिलहन, कपास और गन्ना जो है वो शामिल है। तो ये हुई हमारी फसलें। अब अगला हमारा टॉपिक आता है ग्रामीण समुदाय, कि गांव जो है उसमें कौन कौन लोग होते थे, जाति किस किस तरह की होती थी, ये सारी चीज़ें अब हमें पढ़नी है। तो आइए ग्रामीण समुदाय की बात करते हैं। ग्रामीण समुदाय में आपको 4 ग्रुप याद रखने होंगे। सबसे पहला है किसान लोग। सबसे नीचे कौन है? किसान। किसानों के ऊपर है पंचायत। क्या है? पंचायत। अब पंचायत का जो हेड होता है उसको बोलेंगे मुखिया। तो तीसरा कौन हुआ? मुखिया। अब इन सब के ऊपर भी एक और आदमी होता था, वो है जमींदार। तो अगर आप गांव को एक डायग्राम के हिसाब से देखें तो उसमें सबसे नीचे है किसान,
उसके बाद है पंचायत, फिर उसके बाद है पंचायत का मुखिया और सबसे ऊपर आता है जमींदार। तो किसान लोग जो हैं इनके पास, मैंने अभी हम बात कर चुके हैं कि किसान किस किस प्रकार के होते थे और कितनी इनके पास पैसे थे, मतलब गरीबी थे किसान। तो उसके बाद जो पंचायत है, इन्हीं किसानों का गांव है और गांव से ही पंचायत बनी है। अब पंचायतों का जो हेड होता था उसको बोलेंगे मुखिया। अब अलग अलग एरिया में मुखिया के अलग अलग नाम थे, तीनों नाम आपको पता होने चाहिए। एक तो नाम हो गया मुखिया, उसके अलावा इसके दो नाम और हैं, वो हैं मुकदम और मंडल। क्या क्या नाम है? मुकदम और मंडल। तो किसान, उसके बाद पंचायत, उसके बाद पंचायत का मुखिया, मुकदम या मंडल कुछ भी कह सकते हैं हम, और इन सब से ऊपर है जमींदार। तो एक एक करके हमें सारी चीज पढ़नी है। तो किसान हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे पंचायतों के बारे में। पंचायत कैसे बनती थी, क्या सिस्टम था, ये सारी बातें हम जानेंगे। पूरा 8 नंबर का क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से कि पंचायत और जो मुखिया हैं वो गांव का नियमन किस प्रकार करते थे, यानी गांव का मैनेजमेंट किस प्रकार करते थे। ये क्वेश्चन आता है आपके पेपर में। तो आइए इसको अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पंचायत की। अब पंचायत जो है उसमें गांव के बुजुर्गों का जमावड़ा होता था, यानी कि गांव के जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं मेनली पंचायत में वो लोग शामिल होते थे। आज भी आप पंचायत में देखो कि गांव के जो बड़े बड़े बूढ़े लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, वही पंचायत में शामिल होते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से उस टाइम पे भी गांव के बुजुर्ग जो हैं वो पंचायत में शामिल होते थे। अब गांव के जो ये बुजुर्ग हैं यही लोग मिलकर अपने मुखिया को चुनते थे। तो गांव के ही ये जो बुजुर्ग लोग हैं इनमें से ही इकट्ठे होकर मुखिया का चुनाव होता था और गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं यही मुखिया को चुनते थे, यानी यही अपने सरपंच को चुनते थे। तो क्या बात हुई अब तक कि गांव की पंचायत में बुजुर्गों का जमावड़ा होता था, बुजुर्गों की ही चलती थी, और गांव का जो मुखिया चुना जाता था वो भी इन्हीं बुजुर्गों के द्वारा चुना जाता था। अब इस पंचायत के काम क्या क्या थे और इसका खर्चा कैसे चलता था। अब पंचायत के काम थे बहुत सारे। गांव में जितने भी छोटे छोटे काम होने हैं, जैसे कि मान लो कोई बीमारी हो जाए उसकी देखरेख करना, कोई सड़क बनवानी है छोटी मोटी, पुल बनवाना है, रास्तों को पक्का करना है, ये सारे काम पंचायत करती थी। कोई छोटा मोटा बांध बनवाना है, नदी के पानी को रोकना है, गांव में और कोई व्यवस्था करनी है, ये सारे काम पंचायत देखती थी। इसके अलावा शादी ब्याह इत्यादि मामलों का पूरा व्यवस्था करना भी पंचायत का ही काम था। तो पंचायत जो है वो बहुत सारे काम करती थी ग्रामीण स्तर पर। और इसके अलावा जो सामाजिक काम है वो भी सारे पंचायत पर ही डिपेंड होते थे। जैसे कि शादी ब्याह हो रहा है किसी का, तो उसमें जो सरपंच और मुखिया लोग हैं ये हमेशा जाते थे, आशीर्वाद देते थे। अब ये जो पंचायत है गांव के लोगों के साथ बहुत अच्छे तरीके से जुड़ी हुई थी और गांव के लोगों के हर काम में पंचायत का इंटरफेयर जरूर होता था। जैसे अगर किन्हीं दो लोगों की लड़ाई हो जाए तो उनको सुलझाने का काम भी किसका था? पंचायत का था। तो पंचायत जो है वो हर तरीके से काम करती है, चाहे वो एमसीडी जैसे काम करती है वो काम हो, सड़क बनवाना, पुल बनवाना, ये सारे काम। उसके अलावा समाज का नियमन करना, यानी समाज का मैनेजमेंट रखना, कोई आदमी अलग जाति से विवाह ना करे, शादी अच्छे से हो, ये सारे रूल्स देखना, आपस में लड़ाई झगड़ों को निपटवाना, ये सारे काम जितने भी हैं सारे कौन करती थी? पंचायत करती थी। और पंचायत का हेड कौन होता था? मुखिया होता था। कई कई जगह से तो हमें ऐसे एग्जाम्पल मिले हैं कि मुखिया के बिना कोई भी शादी विवाह नहीं होता था। तो क्लियर ये सारी बातें। गांव का मुखिया और गांव की पंचायत मिलकर गांव में सभी प्रकार के काम करती थी, चाहे वो शादी विवाह हो, चाहे वो गांव की मरम्मत हो, गांव की भलाई का काम हो, गांव में कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो, सब कौन करते थे? गांव की पंचायत और मुखिया मिलकर करते थे। अब एक पॉइंट यहां से आता है कि पंचायत के पास जो पैसा है वो कहां से आता था। तो गांव की जो पंचायत का पैसा है वो मेनली गांव के लोग ही चंदा देकर इकट्ठा करते थे। तो गांव के लोग मिलकर कुछ कुछ पैसा डालते होंगे जिससे कि गांव की पंचायत का खर्चा चलता था। तो ये थी हमारी पंचायत और मुखिया। तो पूछ लेते हैं आपसे कि मुखिया का चुनाव कैसे होता था, पंचायत के क्या काम थे, तो आप यही बताओगे। मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्ग लोग मिलकर ही करते थे और पंचायत में सबसे मुख्य आदमी होता था मुखिया। उसी के आदेशों को सबको मानना होता था, वही फैसले सुनाता था और सभी लोग उसकी बातों को मानते थे।
अब इन्हीं पंचायतों के अलावा छोटी पंचायतें और भी होती थी। जैसे एक गांव में एक कास्ट तो होगी नहीं, बहुत सारी अलग अलग कास्ट होंगी, तो उन कास्ट के जो लोग थे उनकी अपनी अलग अलग जाति पंचायत होती थी। तो जाति पंचायत भी इसी पंचायत का एक हिस्सा है, पर इनसे अलग भी है वो एक तरीके से, क्योंकि इनसे जुड़ी हुई तो है पर फिर भी अलग अलग कास्ट की अपनी अलग अलग पंचायत है। तो इस तरीके से जो जाति के जितने भी रूल्स थे उन सभी को जाति पंचायतें देखती थी। अब जो ये जाति वाले रूल हैं बहुत कड़े थे ये रूल्स, जैसे कि एक जाति का लोग दूसरी अलग जाति से विवाह नहीं कर सकता, ऊंची जाति का विवाह नीची जाति के साथ नहीं हो सकता। अगर कोई आदमी ऐसे काम करता था तो जो जाति पंचायत है ये उसको बहुत ही कड़ी सजा देती थी, बहुत कड़े कठोर दंड दिया करती थी। गांव से बाहर निकाल दिया, बहुत तगड़ा जुर्माना लगा दिया उसके ऊपर, फाइन ठोक दिया बहुत ज्यादा, तो ये सारे काम पंचायत करती थी। तो इस तरीके से पंचायत मुखिया गांव का मैनेजमेंट रखते थे। तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन है पूरा कि पंचायत और मुखिया किस तरीके से गांव का नियमन करते थे। तो इसको अच्छे से आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, और जो मैंने इसके लिए एक स्पेशल वीडियो भी बना रखी है उस वीडियो के लास्ट में आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। तो ये ऊपर जो आई बटन आ रहा है ये उसी वीडियो का लिंक, आप यहाँ पर क्लिक कर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब तक हमने पढ़ा किसान, पंचायत और मुखिया, क्लियर यहाँ तक। अब बात हम करेंगे जमींदारों की। जमींदार लोग कौन थे? अब जमींदार लोग जो हैं इन सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग थे, किसानों से भी, पंचायत के जो मुखिया वगैरह हैं इनसे भी, यानी सबसे हाई स्टैंडर्ड के जो लोग थे गांव में वो कौन थे? जमींदार लोग थे। जमींदारों के जो पावरफुल होने की वजह है वो है दो, एक तो है इनकी जाति और दूसरा है इनकी बड़ी बड़ी जमीनें। इन जमीनों को मिल्कियत कहा जाता था। तो दो चीज हुई इनकी पावर की, जाति और मिल्कियत। अब जो ये बड़ी बड़ी जमीनें हैं इनकी, इनके ऊपर ये जमींदार लोग खुद खेती नहीं करते थे, बल्कि जो ये छोटे किसान है, जैसे हमने पहले पढ़ा था खुद कास्ट और पाही कास्ट जो किसान हैं, जो पाही कास्ट हैं वो क्या करते थे? इनके खेतों पर जाकर खेती करते थे। तो जमींदार लोगों के पास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें थी, अपनी जमीन पर खेती खुद नहीं करते थे, मजदूर लोगों से खेती करवाया करते थे। क्लियर यहां तक? तो मजदूर लोग जो इनको खेतों पर आकर खेती करते थे, तो इसकी वजह से इनके पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हुआ। जाति की हैसियत से तो ये ऊंचे थे ही, तो इस तरीके से पैसे में भी, खेती के लेवल पे भी और जाति के लेवल पे भी जमींदार सबसे ऊंचे थे, और गांव में इनकी पूरी हैसियत थी, पूरी इनकी चलती थी। इनके अपने महल भी होते थे, और कई कई जमींदार लोग जो हैं उनकी अपनी सेनाएं भी होती थी, छोटे मोटे मतलब हाथी घोड़े सब रखते थे जमींदार लोग। तो जमींदार लोग गांव के सबसे पावरफुल लोग हुए, और गांव में इनका पूरा रुतबा हुआ करता था। और रुतबा होने की वजह क्या थी? इनकी जाति, पैसा और इनकी बड़ी बड़ी जमीनें। तो इस तरीके से जमींदार लोग जो हैं गांव में सबसे ऊंची हैसियत रखने वाले लोग थे। तो किसान, पंचायत, मुखिया और जमींदार, ये सारी चीज हम अब तक पढ़ चुके हैं। तो किसानों के बारे में, पंचायत हमने पढ़ लिया। अब हमारा अगला टॉपिक है दस्तकारों के बारे में। दस्तकार का मतलब है जो आदमी हाथ से जुड़े हुए हैंडीक्राफ्ट्स के काम करते हैं, जैसे कि कुम्हार, सोनार, लोहार, कोई चमड़े का काम करने वाला, ये सारे लोग दस्तकार होते हैं। तो उस टाइम पे दस्तकार लोग गांव में कैसे थे? सबसे पहली बात, दस्तकार लोग जो हैं वो किसान ही हुआ करते थे। तो अगर हम उस टाइम के गांव में जाकर देखें तो ऐसा स्पेशली हमें अलग नहीं मिलेगा कि एक सिर्फ सुनार है तो सुनार का काम कर रहा है, लोहार है तो सिर्फ लोहे का काम कर रहा है। उस समय पे क्या होता था, ये किसान लोग ही अपना हुनर रखते थे और यही लोग वो काम करते थे। जैसे कि जब फसल बो रहे हैं तो फसल के टाइम, जैसे फसल हो गई, बीज बीज डाल दिया, तो कुछ टाइम खाली होता है, फ्री होता है टाइम, जब तक फसल की कटाई का समय ना आए, तो उस समय पे यही लोग दस्तकारी का काम भी किया करते थे। अब दस्तकारी में क्या क्या थे? मुख्यतः रंगरेजी का काम था, यानी कपड़ों को रंगना, उसके अलावा कपड़ों पे कढ़ाई इत्यादि करना, कपड़ों को बनाना, पक्की मिट्टी के बर्तन बनाना, और इसके अलावा सुनार का काम, लोहार का काम, कुम्हार का काम, ये प्रमुख दस्तकारी के कार्य थे। तो गांव के लगभग 25% लोग दस्तकारी में लगे हुए थे, यानी इन कामों में लगे हुए थे, और वही लोग साथ साथ खेती भी किया करते थे। तो अगर हम 16वीं 17वीं शताब्दी के दौरान मुगल गांवों को देखते हैं तो हमें स्पेशली कोई दस्तकार लोग नहीं मिलेंगे, किसान लोग ही दस्तकारी के काम में लगे हुए हमें मिलेंगे। तो लगभग 25% लोग दस्तकारी का काम करते थे। आपको ये चीज याद रखनी कि क्या क्या काम वो करते थे। रंगरेजी का काम, कढ़ाई बुनाई का काम,
मिट्टी को पकाने का काम, बर्तन बनाने का काम, सुनार, लोहार, कुम्हार, ये सारे काम वो किया करते थे। तो इस तरीके से हमने पूरा ग्रामीण समुदाय पढ़ लिया है। अब जो हमारा अगला टॉपिक आएगा वो आएगा महिलाओं के बारे में, कि कृषक समाज में यानी इन किसानों की या गाँव की जो महिलाएं थी उनका क्या लेवल था, क्या उनकी स्थिति थी, कैसी समाज में उनकी स्थिति थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कृषक समाज में महिलाओं की क्या भूमिका थी या क्या उनकी स्थिति थी। तो अब तक जो पढ़ा समझ में आया सारा, हमने किसानों के बारे में कवर कर लिया, पंचायत के बारे में कवर कर लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं महिलाओं के बारे में। इसके ऊपर भी एक अलग से स्पेशल वीडियो है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें ये क्लासेस ख़त्म होने के बाद। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि महिलाओं के बारे में क्या क्या बातें थी। सबसे पहली बात, जिस तरीके से किसान लोग यानी जो मेल किसान हैं वो खेतों में काम करते थे, उसी तरीके से ये महिलाएं भी खेतों में काम करती थी, पर इनके जो काम हैं वो बटे हुए थे अलग अलग। जो मर्द किसान हैं उनके काम अलग हैं, महिला किसान जो है उनके काम अलग हैं। अब जो खेत को जोतने का काम है यानी कि फसल उगाने से पहले जो खेत की मिट्टी को हल्का किया जाता है, उसके ऊपर हल चलाया जाता है, वो काम होता था मर्दों का। उसके ये जो काम हो जाता था, जुताई का काम, खेत को मिट्टी को हल्का करने का काम जब खत्म हो जाता था, उसके बाद जो बीज डालना है, उसके साथ साथ जो फसल होगी उसके आसपास से खरपतवार निकालना है, जो अनवांटेड जो फसल उग जाती हैं, बथुआ वगैरह और बहुत सारी फसल जो उग जाती हैं, उन सबको निकालने का काम महिलाओं का था। और जब फसल पक जाए उससे दाना निकालने का काम भी महिलाओं का था। तो पुरुषों के साथ महिलाएं खेत में कंधे से कंधा मिलाकर काम करती थी। पुरुष जो हैं वो हल और खेत को जोतने का काम करते थे, और महिलाएं जो हैं वो बुआई, निराई और कटाई के काम में उनकी मदद करती थी। और पकी फसल से दाना निकालने का काम भी महिलाओं का ही था। अब जो महिलाओं की स्थिति है वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी समाज में, क्योंकि पूरे मतलब हर तरीके के काम महिलाएं करती थी। घर को संभालना भी, पूरे दिन खेतों को संभालना भी, फसल जब पक जाए उससे दाना निकालना भी। और एग्जाम्पल हमें ऐसे मिले हैं कि जब ये फसल पक जाती थी तो उसे मंडी में बेचने के लिए भी या बाजारों में बेचने के लिए भी महिलाएं जाती थी। और ये जो कृषक समाज की महिलाएं हैं, बड़े जो जमींदार वगैरह लोग हैं, इनके घरों पर भी काम करती थी। तो महिलाएं लोगों के बहुत सारे काम हो गए, खेती भी कर रही है, वो घरों का काम भी कर रही है, दूसरों के घरों पे जाके मजदूरी का काम भी वो कर रही हैं। इसके साथ साथ मंडी और जो ये बाजार हैं इनमें जाकर फसलों को भी बेचती थी। तो इस तरीके से महिलाएं बहुत तरह के काम करती थी। अब दो एग्जाम्पल है हमारे पास कि महिलाओं के साथ थोड़ा भेदभाव किया जाता था। पहला है कि उन्हें खेतों में नहीं घुसने दिया जाता था। बंगाल साइड हमें पता है कि बहुत सारे चाय के बागान होते हैं, असम साइड, बंगाल साइड। तो उस एरिया में जो मासिक धर्म का समय होता है, यानी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, पीरियड्स का समय होता है लेडीज़ का, उस समय पे लेडीज़ को खेतों में घुसने नहीं दिया जाता था। पान के बागानों में लेडीज़ की एंट्री बैन कर दी जाती थी। और ठीक ऐसे ही गाँव में जो कुम्हार है, जिससे वो बनाया जाती है, बर्तन बनाए जाते हैं, उसको बोलते हैं चाक। तो कुम्हार का जो चाक है उसको भी नहीं छूने दिया जाता था महिलाओं को। तो इस तरीके से महिलाएं हर तरीके के काम करती थी। उनके साथ कुछ भेदभाव भी थे, उन्हें कुछ स्पेशल टाइम में ना तो खेतों में घुसने दिया जाता था, ना ही उन्हें कुम्हार का चाक यानी कि जो औजार होते हैं खेती वगैरह के, वो भी नहीं छूने दिया जाता था। तो इस तरीके से महिलाएं जो हैं वो कृषक समाज में अपनी भूमिका रखती थी। अब उसके अलावा कुछ बड़े किसान जो हैं उनकी महिलाओं के भी हमें एग्जाम्पल मिले हैं। जैसे कि कुछ जमींदार जो हैं उनकी जो लेडीज़ हैं वो जमींदारियां संभालती थी। एक जमींदारी का एग्जाम्पल मिला है राजशाही की जमींदारी। नाम याद रखना, क्या नाम है? राजशाही की जमींदारी। तो राजशाही की जो जमींदारी है, यानी बहुत बड़ी बड़ी जो जमीनें होंगी, वो एक महिलाओं के नाम थी। तो राजशाही की जो जमींदारी है वो एक लेडीज के नाम पर ही थी, यानी उसकी कर्ता धर्ता जो थी वो एक लेडीज थी। तो इस तरीके से हमें हर तरीके के एग्जाम्पल मिलते हैं मुगल काल में कृषक महिलाओं के। उनके साथ भेदभाव भी होता था,
उनके पास ज़मीन भी थी बड़ी महिलाओं के पास, और जो गरीब किसान की महिलाएं हैं उनके पास तो कुछ संपत्ति वगैरह तो थी नहीं, सब कुछ पुरुषों का ही था। तो इस तरीके से महिलाएं जो है खेतों में कार्य किया करती थी। अब इन सब के अलावा एक और एग्जाम्पल भी है महिलाओं का, वो ये है कि समाज में महिलाओं का लेवल पुरुषों के मुकाबले बहुत नीचा था। जैसे पुरुष लोग जो हैं अगर वो बेवफाई करते हैं, यानी कि वो किसी दूसरी लेडीज के साथ भाग जाए या शादी कर लें, तो पंचायत जो है उन्हें ज़्यादा कठोर दंड नहीं देती थी, क्योंकि जो भारतीय समाज है वो शुरू से ही पुरुष प्रधान समाज रहा है और पुरुषों की हमेशा यहाँ पे चलती आई है। तो जो पंचायत है वो पुरुषों को कठोर दंड नहीं दिया करती थी, हल्के फुल्के दंड दे दिए, जैसे कह दिया कि हाँ भाई तू इसको छोड़ के गया था तो इसका जो खर्चा है वो तेरे को उठाना पड़ेगा, बच्चे के लिए पैसे भेज दे। पर कोई कठोर दंड, गाँव से निकालना, बेदखल करना, ये सारी चीज़ें पुरुषों के साथ नहीं होती थी। वहीं अगर कोई महिलाएं ऐसा करती थी तो उसके साथ बहुत कठोर दंड दिए जाते थे उसको। तो बेवफाई जो है वो पुरुषों की तो माफ की जाती थी, पर जो महिलाओं की बेवफाई है उसको माफ नहीं किया जाता था, उसके ऊपर कठोर दंड लगाए जाते थे। तो ये थी महिलाओं की स्थिति मुगल काल में। तो अभी तक हमने पढ़ लिया किसानों के प्रकार, पंचायत, मुखिया, जमींदार, दस्तकार, महिलाएं। तो अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, 2 नंबर में कई बार पूछ लेते हैं आप, तो इसको समझ ले एक बार। जजमानी व्यवस्था क्या है? जजमानी का मतलब होता है एक आदमी को उसके डेली जो वो काम कर रहा है उसके बदले में पैसा और अनाज को देना। या देखो पहले उस टाइम पे जो ये किसान वगैरह मैंने बताया कि जमींदारों खेतों पे काम करते थे, मेनली इनको पैसा नहीं मिलता था, इनको मिलती थी फसल उसके बदले में। मान लो खेतों में काम किया है, फसल उगाई है, खेतों को काटा है, तो उसके बदले में क्या करता है जमींदार, इनको कुछ परसेंटेज दे दी। जैसे मान लो 25 बोरी गेहूं निकला है तो 5 बोरी इनको दे दी। तो इस तरीके से उस समय पे मजदूरों को उनकी मजदूरी मिला करती थी। पर कुछ कुछ जगहों पर जजमानी व्यवस्था भी थी। जजमानी जैसे कि आप आज देखते हो, मजदूरों को डेली बेसिस पे दिन के हिसाब से भत्ता मिलना, यानी उनके पैसे मिलना और खाने पीने के लिए रोटी मिलना, ये होती है जजमानी व्यवस्था। तो 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि जजमानी व्यवस्था क्या है, तो आप बताओगे कि किसी भी मजदूर को या किसी भी व्यक्ति को दैनिक हिसाब से भत्ता मिलना और साथ में खाना मिलना ही क्या है, जजमानी व्यवस्था है। खाना जरूरी नहीं है, पर डेली वेजिस पे उसकी सैलरी मिलना, उसको भत्ता मिलना, ये होती है जजमानी व्यवस्था। क्लियर? जजमानी क्या है? किसानों को, मजदूरों को डेली बेसिस पर भत्ता मिलना। जैसे कुम्हार, सुनार, अभी हमने दस्तकारों की बात की थी, इन लोगों को जजमानी व्यवस्था के तहत डेली के हिसाब से पैसे दिए जाते थे। तो ये है हमारी जजमानी व्यवस्था। अगर इंग्लिश आपकी सफलता की रुकावट, एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग राइट पोजीशन रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, सो डोंट वरी, हमारा एक चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट नाम से, जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। या फिर आप यूट्यूब पर फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट FLUENTA लिख कर भी सर्च कर सकते हो, हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल पर हम आपको स्पोकन इंग्लिश, आइल्स, PT, टोफल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफ स्किल और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोज़ देते हैं। और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे हमारे काउंसलर्स को कॉल करें और कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। लेकिन ध्यान रखना, जो ऊपर नंबर दिए गए हैं ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही मिलेंगे। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या क्वेरी के लिए आप इन नंबर पे कॉल बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड जो हमारा डिपार्टमेंट है वहीं पर आपकी बातें हो पाएंगी। और अगर आप चाहते हो सब्जेक्ट्स की PDF और कोई और इन्फॉर्मेशन, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जो कि हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च करके भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हम जितने भी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हम सभी पर अवेलेबल हैं, आप उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी सभी की वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में डाली हुई हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उनकी जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस सीक्वेंस में मिल जाएगा। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, सभी सब्जेक्ट्स हमने अलग अलग से दिए हुए हैं। तो जो हमारे चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट, वो है स्पोकन इंग्लिश के लिए। बाकी अगर आप सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस देखना चाहते हो वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, फ्लुएंटा फैमिली पर। और जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं वो सारी प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें। हमने सारी वीडियोज़ को अरेंज किया हुआ है प्रॉपरली प्लेलिस्ट के अंदर, जिनका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।